विक्रम बाहर बेसब्री से टहलते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अंदर से थोड़ी थोड़ी देर में हंसने की आवाज उसके दिल पर तीर की तरह चुभने लगी थी। ना चाहते हुए भी विक्रम शक के इस जाल में फंस रहा था। बहुत देर के बाद समीर प्रीति को बाय बोलकर जाने लगा। फिर जाने क्या हुआ, वो वापस लौटा और प्रीति के माथे पर किस करके जाने लगा। प्रीति अचानक ही चौंक गई। वो कुछ बोलती पर उसकी नजर दरवाजे पर घूरते विक्रम पर पड़ गई। समीर ने प्रीति से कहा, मैं आज शिमला निकल रहा था, तो जब वहां आओगी तो मुलाकात होगी। वैसे भी तुमसे दोस्ती करने के बाद कब इतना समय निकल गया पता ही नहीं चला। फिर वो एक बार फिर बाय करके वहां से चला गया। रास्ते में विक्रम खड़ा था तो समीर ने उसके कंधे पर हाथ रख के धीरे से उसके कान में कहा, प्रीति अब मेरी है, बस कुछ दिन और। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। विक्रम अंदर आया तो प्रीति उसे सफाई में कुछ कहना चाहती थी, पर विक्रम ने उसके कहने से पहले ही हाथों में थामे हुए पेपर्स उसे पकड़ाए और कहा, मैं काठ गोदाम निकलूंगा अभी और डिस्चार्ज भी करवा लिया है, तो तुम्हें तेज के फार्म हाउस में छोड़ते हुए चला जाऊंगा। प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को ही देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो सोचा था सब अब ठीक हो रहा है, पर अब फिर स्थितियां बदलने लगी थी। पर अचानक ही समीर ने आकर सब कुछ खराब कर दिया था। प्रीति ने कांपते हुए हाथों से पेपर्स ओपन किए। प्रीति ने अपनी आंसू भरी निगाहों से विक्रम की तरफ देखा, जो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा जाने क्या सोच रहा था। विक्रम कुछ बात किए बगैर ही वहां से चला गया, पर प्रीति उधेड़ बुन में वहीं थी। उसने मन में कहा, विक्रम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं दूर नहीं जाना चाहती हूं उनसे। क्या समीर ने जो किया विक्रम ने उसे दिल पर तो नहीं ले लिया ना? और क्या विक्रम की आंखों में दिखने वाला प्यार क्या झूठा था? उनकी आंखों में जो दिखा है मुझे वो मेरी गलत फहमी थी क्या? इतनी परवाह क्यों थी विक्रम को मेरी? और क्या गलती है मेरी? मैं क्या इतनी बुरी हूं? रब जी, थोड़े से दुष्ट भी हैं, कुछ बात कहना चाहती हूं और वो सुन नहीं रहे हैं। वो आंसू पोंछकर अपने को दिलासा दे रही थी। तभी विक्रम का असिस्टेंट अंदर आकर बोला, मैडम वो जाने का समय हो गया है, आप कहे तो आपका सामान ले चलूं? प्रीति ने पेपर्स अपने बैग में रखे और असिस्टेंट को चलने का इशारा किया। असिस्टेंट प्रीति का सामान लेकर आगे आगे चल पड़ा। प्रीति ने अपने आप को संभालते हुए अपना पैर जमीन पर जैसे ही रखा, उसके दर्द के कारण आंसू ही निकल गए। उसने वापस बेड पर बैठते हुए कहा, रब जी, वाकई में बहुत बुरी हूं, तभी तो आप मुझे इतना दर्द देने का एक मौका नहीं छोड़ते। उसने फिर कोशिश की, पर खड़े नहीं हो पा रही थी, तो फिर बैठ गई। उधर विक्रम ने असिस्टेंट को सामान रखने को कहा और उससे पूछा, प्रीति नहीं आई? क्या कहा उसने? असिस्टेंट ने कहा, वो मैडम तो मेरे पीछे ही आ रही थी, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। विक्रम के माथे कुछ ठनका तो वो अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। वो तेजी से प्रीति के रूम के दरवाजे को खोलते हुए आया तो प्रीति ने उसे देखकर कहा, बस आ ही रही थी, मुझे पता है आपको देर हो रही है। उसने फिर अपने कदम जमीन पर रखे और खड़े होने लगी। एक तेज दर्द की लहर उसके शरीर में तैर गई, पर उसने कोशिश की कि विक्रम को उसकी तकलीफ दिखाई ना दे। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरा कदम बढ़ाया तो विक्रम उसे थामने के लिए उसके पास आ गया। प्रीति ने विक्रम को देखकर कहा, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो मुझे अपनी जिंदगी से अलग ही कर रहे हैं, तो इतनी फिक्र क्यों? मैं आ जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं होगी आपको। विक्रम ने अपने पैर पीछे कर लिए और मन में कहा, इतनी तकलीफ है पर अकड़ जाएगी नहीं इसकी, दर्द है पर मदद नहीं लेगी, और तलाक, ये तो यही चाहती थी ना, समीर के साथ तो इसे ही रहना है। प्रीति ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना अगला कदम बढ़ाया, पर लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो विक्रम ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, इस तरह चलोगी तो मैं अगले साल काठ गोदाम पहुंच पाऊंगा। प्रीति ने मुंह बनाते हुए विक्रम को देखा, फिर अपने हाथों का घेरा विक्रम के गले पर बना लिया। दोनों ही मन की बातें एक दूसरे से करना चाहते थे, पर एक हिचक अभी भी थी जो बात करने से रोक रही थी। प्रीति को सुबह ही विक्रम की बात याद आई, जब विक्रम ने कहा था, आज मुझे काठ गोदाम निकलना है, तो तुमसे जानना था क्या चलोगी वहां मेरे साथ या फिर यहीं रहना है? विक्रम संभलते हुए कार के पास प्रीति को लेकर आ गया। उसने असिस्टेंट को इशारा किया तो उसने पीछे का गेट खोला। विक्रम ने प्रीति को पीछे के सीट में बिठाया, फिर बाहर निकलने को हुआ, पर अभी तक प्रीति ने उसके गले से हाथ नहीं हटाया था। विक्रम ने प्रीति के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आंसू विक्रम को नजर आए, पर उससे मन को कड़ा करके कहा, अब हाथ हटाओगी? प्रीति ने ना समझी से विक्रम को देखा तो विक्रम की आंखों का दर्द उसकी आंखों में भी उतर आया। विक्रम ने धीरे से प्रीति का हाथ हटाया
और अपने कोट को ठीक करते प्रीति के बगल में बैठ गया। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर प्रीति ने ही शुरुआत करते हुए कहा, वो आपने पूछा था ना कि मुझे काठगोदाम जाना है या नहीं। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर अब नहीं चाहता तुम साथ जाओ मेरे। मैं तुम्हें तेज के फार्म हाउस में छोड़कर चला जाऊंगा। प्रीति ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, पर मुझे नहीं जाना फार्म हाउस। अभी तक आपने तलाक नहीं दिया है मुझे, तो मुझे भी काठगोदाम जाना है। विक्रम ने अब सामने देखते हुए गुस्से में ही कहा, क्यों? ताकि वहां समीर से मिलने में आसानी हो। प्रीति को विक्रम की बातें अंदर तक चुभ गई थी। उसने भी चिढ़ते हुए कहा, अभी तक तलाक नहीं हुआ है हमारा, तो अभी मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरी केयर करना आपकी जिम्मेदारी, तो इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते आप। विक्रम ने भी चिढ़कर कहा, जिम्मेदारी की बात ही मत करो तुम, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। प्रीति ने भी कहा, तभी मेरी आज ये हालत है। विक्रम ने उसके कंधे को अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ? प्रीति ने कुछ देर विक्रम को देखा, फिर कहा, हाँ, इन सब के जिम्मेदार आप ही हैं। सुना आपने, सब आपके कारण ही हुआ है। ना तो वो सुधा आपसे प्यार करती, नो, मुझे पता नहीं वो सच में प्यार करती थी कि नहीं, पर जलन के ही कारण उसने मुझे मोहरा बनाया है। तो जितनी भी चोट मुझे लगी है वो जब तक ठीक ना हो जाए, मेरी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी। आप इतने गैर जिम्मेदार होंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। प्रीति ने मुंह फेरकर अपने आंसू पोंछे। विक्रम ने घूरकर प्रीति की ओर देखा, फिर ड्राइवर से गुस्से में कहा, कार कहीं रोकना नहीं, एयरपोर्ट चलो। प्रीति ने विक्रम के ऑपोजिट अपना सर घुमाया और अपने आप से ही कहा, क्यों चाहते हैं तलाक लेना आप? नहीं लेने दूंगी। और वो समीर, अब प्यार नहीं करती हूँ मैं उससे। पहले भी सिर्फ आकर्षण ही था उसके प्रति। आज जो भी कुछ हॉस्पिटल में देखा आपने, वो अचानक ही हुआ था, मेरी मर्जी नहीं थी उसमें। फिर आपने सोचा कैसे मैं प्यार करती हूँ समीर से। आपको एहसास दिलाऊंगी कितना प्यार करती हूँ आपसे। उसके बाद भी यदि आप नहीं माने तो रब जी ने वही मेरी किस्मत में लिखा है, मैं मान लूंगी। हल्के आए हुए आंसुओं को उसने पोंछा और पलटकर विक्रम की ओर देखने लगी। तेज और तनु घर आ गए थे। तेज के दिमाग में अभी भी वही सब कुछ घूम रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट आ गई थी। तेज का मन तो नहीं था, फिर भी उसने सेशन लिया था। मन में अभी भी जल्दी ठीक होने की धुन थी। डॉक्टर जब गई तब तक पैरों में बहुत दर्द था। तनु रूम में तेल लेकर आई और तेज के पैरों की मालिश करते हुए बोली, सुधा ने जो किया वो ठीक नहीं था। अब उसे सजा मिलनी जरूरी है। उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तेज ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ, सच कहती हूँ। जैसे तैसे उस मधुलिका से पीछा छूटा था, अब ये सुधा हमारे पीछे पड़ गई है। रवि और मदन दोनों हॉस्पिटल में हैं। उन्हें किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। और उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत ही डर गया हूँ। तुम्हें खोने का डर अभी भी मेरी आंखों में है। भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तनु को कुछ याद हो आया तो वो बोली, मैंने कल सुना था सुधा किसी से किसी को मारने कह रही थी कि वो अब उसके कोई काम नहीं रह गए हैं। तो वो रवि और मदन ही थे? तेज ने कहा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जेम्स बॉन्ड। उसने फौरन ही पुलिस स्टेशन में फोन लगाया, सारी बातें बताई और वहां से भी सुधा को कड़ी सजा की बात कही गई। पुलिस स्टेशन में रवि को होश आ गया था तो इंस्पेक्टर ने उसे जहर देकर मारने की बात बताई। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था, जिस सुधा के लिए उसने हमेशा मार खाई, पुलिस स्टेशन में अपने परिवार को छोड़कर पड़ा रहा, पर अपना मुंह उसके खिलाफ कभी नहीं खोला। उस सुधा ने उसे मारने की कोशिश की है तो उसने भी सुधा के अब तक किए गए सारे कांड इंस्पेक्टर के सामने खोलकर रख दिए। अभी तक जो भी सुधा ने तेज और विक्रम के खिलाफ किया था, जानकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा। एक दुबली पतली सी नीली आंखों वाली मॉडल इस खेल में भी शामिल हो सकती है। हर तरफ सुधा के चर्चे फैल गए थे। प्रीति और विक्रम एयरपोर्ट आ गए थे। वापस विक्रम प्रीति को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा तो इस बार प्रीति ने जल्दी ही विक्रम के गले में अपने हाथों का घेरा बना लिया। विक्रम ने उसे गोद में उठाया और प्लेन की तरफ जाने लगा तो प्रीति ने धीरे से विक्रम से कहा, वो मुझे भूख लगी है। विक्रम अब अपनी सीट तक आ गया था। उसने कहा, क्यों? नाश्ता तो तुमने कर लिया था ना? प्रीति ने उदास होते हुए कहा, वो नर्स कल से सिर्फ दलिया और खिचड़ी ही दे रही थी, तो प्लीज मेरा मन कुछ और खाने का है। विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा तो उसके भोले से चेहरे और मासूमियत पर उसे टूटकर प्यार आ रहा था। फिर भी मन को कड़ा करते हुए उसने फिर बड़बड़ाते हुए खाने का ऑर्डर दिया। प्रीति ने सैंडविच को विक्रम की ओर बढ़ाकर कहा,
प्लीज थोड़ा सा आप भी ले लो। विक्रम ने अकड़ते हुए कहा, नहीं तुम खाओ। प्रीति फिर बोली, मिस्टर अकड़ू बस एक बाइट, फिर मुझे ये मौका कब नसीब होगा। विक्रम ने उसके हाथों से सैंडविच खाते हुए कहा, जो भी हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है, जो तुम चाहती हो वही कर रहा हूं, तो चुपचाप अपना मील्स एंजॉय करो। प्रीति ने सैंडविच खाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तलाक चाहिए। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो वो समीर, उससे मिलने जाना, उससे मिलना, उसका मिलने आना, क्या तुम समीर से प्यार नहीं करती? प्रीति ने कहा, मैंने समझाया तो था आपको कि मैं अब प्यार नहीं करती समीर से, वो आप जाने क्यों पीछे पड़ा हुआ है मेरे। विक्रम आश्चर्य से प्रीति को ही देख रहा था। विक्रम ने मन में कहा, बेवकूफ बनाना तो ये बहुत अच्छे से जानती है, और पूरी दुनिया में एक बेवकूफ बस मैं ही तो हूं। अब दोनों में कोई भी बात नहीं हुई। इसी उधेड़ बुन में कब दोनों काठ गोदाम पहुंच गए पता ही नहीं चला। विक्रम ने प्रीति को रूम में छोड़ दिया। उधर दिल्ली में अलग घमासान मचा हुआ था। शिल्पा चिल्लाते हुए राजवीर को बोली, वो पलक का होमवर्क कल तुमने करवाया नहीं था, और जो करवाया था वो भी गलत था। पता है पीटीएम में मैंने कितना सुना। राजवीर के पीछे पलक छुपी हुई थी, जिसे छुपाते हुए राजवीर बोला, अरे वो होमवर्क की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, फिर मैं कहां से आ गया। शिल्पा फिर बोली, तो होमवर्क तो तुम्हें ही करवाना है। एक बात बताओ, तुम इंजीनियर बने कैसे? मैथ्स का एक भी सवाल सही नहीं था। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, पर मैथ्स का होमवर्क तो तुमने करवाया था। शिल्पा को याद आया तो उसने अपनी जीभ दांत से दबा ली, पर अपनी गलती उसने कब मानी थी। वो फिर अकड़ते हुए बोली, ओ तो क्या हुआ, पर तुम भी तो इंजीनियर हो, तो देख नहीं सकते थे कि क्या गलत है और क्या सही। बाहर से गुरप्रीत जी के बुलाने की आवाज आई तो पलक राजवीर के पीछे से निकलकर भाग गई। राजवीर अब शिल्पा के पास आकर बोला, तो क्या कहा था तुमने, मैं इंजीनियर कैसे बन गया? शिल्पा कदम पीछे करते हुए बोली, देखो बच्चे को होमवर्क करवाना उनके पापा का काम है, तो क्या गलत कहा मैंने? राजवीर ने उसके और पास आते हुए कहा, अच्छा जी, चोरी ऊपर से सीना चोरी, रुक अभी बताता हूँ तुझे। राजवीर ने शिल्पा को पकड़ने की कोशिश की, पर शिल्पा हंसते हुए वहां से भाग गई और उसे पकड़ने के लिए राजवीर भागा। उन्हें ऐसे देखकर अंगद जी बोले, कोई कह सकता है प्रीति नहीं है, अरे कोई भी देखेगा तो यही कहेगा यहाँ 3 बच्चे हैं। गुरप्रीत जी भी मुस्कुराते हुए उनकी मस्ती को एंजॉय कर रही थी। उधर खंडाला में दादू और नानू तेजांश और तनुवीर के साथ खुश थे। अब यही उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। तेज का एक फार्म हाउस खंडाला में भी रेडी हो गया था। उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेयरी भी चालू हो गई थी। सभी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और सफर सुहाना हुआ जा रहा था।